नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे परिवहन एवं संचार। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं परिवहन एवं संचार का भाग 1, समुद्री जलमार्ग। समुद्री जलमार्ग विश्व का सबसे सस्ता जलमार्ग है। क्या है? विश्व का सबसे सस्ता जलमार्ग है। सबसे सस्ता जलमार्ग है। इसमें विशेषता क्या है कि जो मार्ग बिल्कुल सीधे होते हैं, जो मार्ग बिल्कुल सीधे तौर पर होते हैं, उन्हें कार्गो लाइनर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कार्गो लाइनर। कार्गो लाइनर के नाम से जानते हैं। जो टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के जो यान चलते हैं, उनको ट्रम्प पोत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ट्रम्प पोत के नाम से जाना जाता है। अब इनका प्रभाव कम हो गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग की। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। क्यों है? क्योंकि ये दो बड़ी विकसित क्षेत्रों, दो बड़े जो विकसित क्षेत्र हैं, कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग की बात करेंगे और यूरोप के पश्चिमी भाग की बात करेंगे। दो विकसित क्षेत्रों को जोड़ने का काम कोई कर रहा है तो वो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग कर रहा है। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग जो कि अटलांटिक महासागर के अंदर है। विश्व की आप बात करोगे तो अटलांटिक जो महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, जिनको ये इन स्थानों को जोड़ने का काम कर रहा है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। ये इंग्लैंड आदि का, यूरोप का पश्चिमी भाग आ गया और ये उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग आ गया। इनको जोड़ने का काम कर रहा है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, जिसके अंदर विश्व के यानी 25% विश्व के जलयान इसी जलमार्ग से गुजरते हैं। यानी विश्व के 25% जलयान हैं, वो क्या करते हैं? यहीं से गुजरते हैं। और लगभग 25% ही क्या है? विश्व के व्यापार का आदान प्रदान इस क्षेत्र से होता है। इसके अलावा 50 बृहत्तम पतनों में से, यानी प्रमुख जो विश्व के 50 पतन हैं, इनमें से यहाँ कितने हैं? 30 पतन इसी मार्ग पर स्थित है। यानी प्रमुख विश्व के 50 पतनों में से 30 पतन इसी जल मार्ग पर स्थित है। कौन कौन से हैं? जिस प्रकार हम बात करते हैं इंग्लैंड की बात करें, लिवरपूल की बात करें, ग्लासगो की बात करें, या साउथहैम्पटन की बात करें, क्यूबेक की बात करें, न्यू ऑरलियंस की बात करें, रोटरडम की बात करें, एंटवर्प की बात करें, ब्रिस्टल की बात करें, न्यूयॉर्क की बात करें, बॉस्टन। इस प्रकार महत्वपूर्ण पतन यानी इंग्लैंड, लिवरपूल, ग्लासगो, साउथहैम्पटन, क्यूबेक, न्यू ऑरलियंस, रोटरडम, एंटवर्प, ब्रिस्टल, न्यू ऑरलियंस, बॉस्टन आदि महत्वपूर्ण पतन इसी उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग पर स्थित है। सो आप इनको ध्यान रखेंगे। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि लिवरपूल पतन कौन से जल मार्ग पर स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग पर स्थित है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ इंग्लैंड का जो स्वरूप है, भाग है, यानी यूरोप का पश्चिमी क्षेत्र जो कि अधिक औद्योगिकरण के दृष्टिकोण से विकसित है, वहां से निर्मित माल कहाँ पहुंचाया जाता है? उत्तरी अमेरिका की ओर पहुंचाया जाता है। यानी कनाडा, यूएसए की तरफ
यूरोप के विकसित औद्योगिकीकरण का से निर्मित जो माल है उधर भेजा जाता है और वहाँ से यानी अमेरिका से, कनाडा से खाद्य सामग्री आदि यहाँ पश्चिमी यूरोप की तरफ ज़्यादा पहुँचती है। तो इस प्रकार हमने बात कर ली उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग की, जो विश्व का सबसे अधिक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। 25% यान इसी जलयान से विश्व के गुजरते हैं और यहाँ लगभग 25% से अधिक क्या होता है, विश्व की वस्तुओं का आयात निर्यात यहाँ से व्यापार किया जाता है। इसके अलावा प्रमुख 50 जलपोतों में से 30 जलपतन यहाँ पर स्थित है। उत्तरी अटलांटिक के जलमार्ग में प्रमुख देशों की मैंने बात कर ली, इंग्लैंड की बात की, न्यू ऑरलियंस की बात की, लिवरपूल की बात की, कैम्ब्रन की बात की, ये कुछ हमने ग्लासगो, साउथहैम्पटन आदि की हमने बात की है। तो अब हम बात करेंगे दूसरे जलमार्ग के रूप में, जो कि अपने सवेज नहर के रूप में जाना जाता है कि सवेज नहर का निर्माण कब हुआ? 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में फर्डिनेंड फ्रांसीसी विद्वान है, इंजीनियर है, जो फर्डिनेंड नाम के जिन्हें ये कार्य सौंपा गया था, यानी फर्डिनेंड लेफ्स नाम की विद्वान है फ्रांसीसी, जिनको ये कार्य सौंपा गया था। 1869 ईस्वी में बनकर के नहर तैयार हो गई। नहर ये तैयार हुई। इसके बनने का प्रक्रम की हम बात करेंगे। सवेज नहर जो है वो क्या है? सवेज नहर भूमध्य सागर से, यानी एक प्रश्न आता है कई बार, सवेज नहर किन को जोड़ता है? तो ये भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है। अगर हम बात करें भूमध्य सागर और लाल सागर के पूर्व की, तो यानी यहाँ ये मिस्र का एक स्थान है काहिरा, यानी सवेज जलडमरू मध्य को काट करके यहाँ ये मार्ग निकाला गया था। यानी मिस्र का एक स्थान काहिरा, मिस्र का जो स्थान है उस स्थान से कुछ भाग जो कि दोनों को पहले पृथक करता था, यानी भूमध्य सागर लाल सागर के बीच मिस्र का वो स्थान का काहिरा का स्थान था, उसको काट करके ये मार्ग बनाया गया। भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? सवेज मार्ग कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि सवेज मार्ग की लंबाई कितनी है। तो लंबाई की बात करेंगे तो सवेज मार्ग की लंबाई है वो 162 किलोमीटर है। कितनी है? 162 किलोमीटर है। कई बुकों में 163, 165, 168 तक भी दिया हुआ है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में 162 के आधार पर हम यहाँ पर 162 किलोमीटर लेते हैं। इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई 60 मीटर है, जो कि न्यूनतम है, और अधिकतम 365 मीटर तक चली जाती है। और गहराई की बात करेंगे तो गहराई वो है 10 से 12 मीटर है। अब हम बात करते हैं कि सवेज नहर के दोनों सिरों पर, जैसे चित्र के अंदर आपको दिखाया गया है, पोर्ट सईद उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर ये सवेज की खाड़ी, यानी दोनों सिरों पर पोर्ट सईद से ये सवेज की खाड़ी को जोड़ता है, जिसके बीच में ये तिस्मा झील, ग्रेट बीटर झील, लेट्स बीटर झील, सिनाई प्रायद्वीप आदि इसके बीच में है। ये जो लेट्स बीटर झील है, ग्रेट बीटर झील है, तिम्सा झील है, ये खारे पानी की झीलें हैं। और एक यहाँ इस्माइलिया इसके पश्चिम की ओर एक नगर भी स्थित है। तो हम बात कर रहे हैं आगे कि इस नहर का महत्व क्या है। सवेज नहर के बारे में सामान्य से हमने बात की कि सवेज नहर जिसका निर्माण बनकर के 1869 ईस्वी में ये नहर तैयार हो गई। 1854 ईस्वी में निर्माण किसी फ्रांसीसी इंजीनियर को सौंपा गया था और सवेज नहर भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। लंबाई 162 किलोमीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है, न्यूनतम है, गहराई 10 से 12 मीटर है और इस पर प्रतिदिन 100 यान गुजरते हैं। प्रतिदिन कितने यान गुजरते हैं? तो प्रतिदिन इस पर 100 यान गुजरते हैं।
प्रतिदिन 100 यान इस पर गुजरते हैं। अब इसकी बात करते हैं महत्व की कि इसका महत्व अधिक क्यों है। क्योंकि यूरोप को अफ्रीका के पूर्वी अफ्रीका की बात करें, दक्षिण पश्चिम एशिया की बात करें, तो इन स्थानों को मिलाने के लिए इस मार्ग ने, स्वीज मार्ग ने क्या कर दिया, एक शॉर्टकट रास्ता प्रदान कर दिया। पहले इंग्लैंड से कोई सामान अगर मुंबई आता था तो वो पूरे यानी अंततः पूर्ण रूप से ये अफ्रीका को चीरता हुआ, इन अफ्रीका को पार करके इसे पहुंचता था, जिसमें लंबाई तकरीबन उस समय कितनी हो जाती थी, 16,000 किलोमीटर हो जाती थी, 16,000 किलोमीटर हो जाती थी, जो अब 9,200 किलोमीटर के आसपास रही है। 9,200 किलोमीटर के पास, यानी लगभग मुंबई से इंग्लैंड के बीच की दूरी है, उसमें 7,000 किलोमीटर का अंतर आ गया इस मार्ग के बनने से। तो अब हम बात इसीलिए कर रहे हैं कि इसकी जो पहले पूर्ण रूप से अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद जो अपने बात करें पूर्वी अफ्रीका पर और दक्षिणी पश्चिमी एशिया पर जो सामान पहुंचता था, वो सामान अब आसानी से इस मार्ग के माध्यम से पहुंचने लग गए कम समय में। तो इस मार्ग से अब वर्तमान में अधिक जो मूल्यवान वस्तुएं हैं उनका जिसे कम समय में पहुंचाना होता है, वो इस मार्ग का अधिक प्रयोग करते हैं। क्योंकि पूर्ण रूप से जब अफ्रीका को पार किया जाता था तो कहीं ना कहीं मौसमी घटनाओं के माध्यम से अनेक बार जहाज वहां डूब जाया करते थे और सामान नष्ट हो जाता था। तो लेकिन अब इस मार्ग के माध्यम से सामान सुरक्षित पहुंचता है। और लेकिन थोड़ी समस्या क्या है, समस्या ये है कि इस मार्ग से होते हुए अनेक यहाँ बंदरगाह स्थित हैं और उस बंदरगाह पर टैक्स थोड़ा क्या रहता है, भारी रहता है, टैक्स अधिक होता है। तो इसलिए सामान्य जो वस्तुएं हैं जो कम भार की होती है, कम उपयोगी होती है, उनका आज भी उस आसांतरिक मार्ग से परिवहन होता है। लेकिन मुख्य वस्तुओं का अधिकांश व्यापार इस मार्ग से होने लग गया इस मार्ग के बनने के बाद। तो ये बात हम इसकी कर रहे थे कि इसके मानचित्र के माध्यम से आपको पता लग रहा है कि भूमध्य सागर से होते हुए इंग्लैंड से और पश्चिम यूरोप, इटली, जर्मनी आदि को बहुत अधिक फायदा हुआ है, जो कि विकसित देश हैं और औद्योगिकरण का बहुत अधिक विकसित है। वो आसानी से यहाँ अपने अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र की बात करें, दक्षिण पश्चिम एशिया के स्थानों पर आसानी से अपने वस्तुओं को, निर्मित वस्तुओं को पहुंचा देते हैं, आसानी से एक दूसरे से संपर्क स्थापित अधिक बड़ा है। और ये कहना कि उपनिवेश काल के दौरान इनको बहुत अधिक लाभ हुआ था, एक दूसरे कच्चा माल यहाँ से ले जाने के लिए और निर्मित माल को यहाँ से पहुँचाने में। तो ये स्वीज मार्ग के बारे में हमने बात की, बहुत अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वीज मार्ग, जिसका निर्माण 1869 में हो गया था। और ये क्या है, स्वीज मार्ग भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। और लंबाई 162 किलोमीटर, चौड़ाई 60 मीटर, गहराई 10 से 12 मीटर, प्रतिदिन 100 यान इसे चलते हैं। महत्व की बात हमने कि ये था स्वीज मार्ग। और स्वीज मार्ग के बाद हम बात करेंगे पनामा नहर की, जो कि पनामा नहर आपको मानचित्र के अंदर दिख रहा है कि पनामा नहर एक ऐसी नहर है जो क्या कर रही है, दो बड़े महासागरों को जोड़ने का काम कर रही है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम कोई मार्ग कर रहा है। तो वो कौन सी नहर कर रही है, पनामा नहर कर रही है। और इसमें अटलांटिक महासागर में कोलोन बंदरगाह और इधर पनामा नहर को ये जोड़ता है, जो कि ये पहले अमेरिका का अधिकार था और बाद में इस पर अधिकार है पनामा देश का अधिकार हो गया है। तो इस प्रकार इस नहर का महत्व, सर्वाधिक महत्व किसी को है तो किसको है, अमेरिका को है। लाभ अधिक हुआ है, सर्वाधिक इसको अमेरिका को है। लेकिन स्वेज नहर की बात करेंगे वो संपूर्ण विश्व को, यानी विश्व की 75% आबादी को लाभ हुआ था स्वेज नहर से। क्योंकि संपूर्ण विश्व को जोड़ने का काम किसने किया था, स्वेज नहर ने किया था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, एशिया की बात करें, यूरोप की बात करें, आसानी से इन सबको जोड़ने का काम किया। इसलिए स्वेज नहर पनामा नहर की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन पनामा नहर की हम बात कर रहे हैं तो पनामा नहर का योगदान सर्वाधिक किसको है, अमेरिका को है। अमेरिका को उनकी अर्थव्यवस्था में इसने बहुत अधिक सहायता की, लाभ पहुंचाया है। पनामा नहर निर्माण 1914 में हुआ और 100 वर्षों तक इसका अधिकार किसका रहा, अमेरिका का रहा। 100 वर्षों तक अधिकार
अमेरिका का रहा, और 1 जनवरी 2000 से अधिकार किसने कर लिया? पनामा देश ने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया। तो ये दो बड़े महासागरों को जोड़ने का काम इस मार्ग ने किया है। किसको? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम इसने किया। दो बंदरगाह की बात करें अटलांटिक महासागर में, कौन सा है? तो कोलोन बंदरगाह है, और प्रशांत महासागर के अंदर पनामा बंदरगाह है। कौन सा है? पनामा बंदरगाह है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 8 किलोमीटर है, और चौड़ाई की बात करेंगे तो 90 किलोमीटर है। लंबाई, चौड़ाई और गहराई की बात करेंगे तो ये 12 से लेकर के 20 मीटर तक है। चौड़ाई 90 मीटर है, गहराई 12 से 20 मीटर है। इस नहर के बनने से तटीय जो देश थे उनका आपसी व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया है। और दूरी की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को से वैंकूवर की दूरी जो है वो क्या हो गई है? 8000 किलोमीटर कम हो गई इस मार्ग के बनने से। इसके अलावा हम बात करें तो ओकलैंड से न्यूयॉर्क की बात करें, ओकलैंड से न्यूयॉर्क के बीच की दूरी भी 4000 किलोमीटर कम हो गई है। इस नहर का सर्वाधिक महत्व हमने बात की अमेरिका के लिए है। तुलनात्मक रूप से थोड़ी बात हमने की पहले कि जिस प्रकार सर्वाधिक लाभ अगर स्वेज नहर का किसी देश को पूछा जाए तो वो क्या है? इंग्लैंड को उसका लाभ होता है। और इंग्लैंड की उसे क्या स्वेज नहर क्या कहते हैं? ब्रिटेन की स्नायु नाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटेन की स्नायु नाड़ी कहा जाता है। और पनामा नहर जो है उसका सर्वाधिक लाभ किसको हुआ है? इंग्लैंड को है। यहाँ विश्व की 75% आबादी को ये क्या कर रही है? कवर कर रही है। 75% आबादी तक पहुँच ये बना रही है। और इसका प्रभाव थोड़ा स्वेज नहर की तुलना में क्या है? सीमित है। यहाँ प्रतिदिन 48 यान गुजरते हैं। कितने यान गुजरते हैं? 48। स्वेज में कितने यान गुजरते थे? 100 यान गुजरते थे। इसकी लंबाई है वो 8 किलोमीटर है। स्वेज की लंबाई कितनी थी? 162 किलोमीटर थी। तो ये कुछ आप तुलनात्मक रूप से आप बात कर सकते हो। स्वेज का निर्माण किन दो सागरों को जोड़ने के लिए हुआ था? जोड़कर हुआ था तो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ करके स्वेज मार्ग बनाया गया था। और ये दो बड़े महासागरों को, वो सागरों को जोड़ती है, ये दो बड़े महासागरों को जोड़ती है। और इसलिए इनके आसपास जो भी उत्पादन किया जाता है खनिज आदि का, उसका आयात निर्यात आसानी से वस्तुओं का करने में ये नहर सक्षम है। तो अब हमने बात कर ली है प्रमुखतः 3 जलमार्गों की। सबसे पहले हमने बात की थी उत्तरी अटलांटिक मार्ग की बात की, जलमार्ग की बात की, फिर स्वेज नहर की बात की, और फिर पनामा नहर की बात की है। तो अब हम बात करेंगे आगे। अब हम केप ऑफ गुड होप जलमार्ग की बात करेंगे जो कि पश्चिमी अफ्रीका का व्यापार जो है दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से होता है। यानी पश्चिमी अफ्रीका का व्यापार दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से व्यापार करने में कैप ऑफ गुड होप जलमार्ग की सहायता से ये व्यापार होता है। यानी कैप ऑफ गुड होप जलमार्ग जो कि पश्चिमी अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है। तो इसका प्रभाव भूमध्य सागर से लाल सागर से जोड़ने वाला मार्ग यानी स्वेज मार्ग के बनने के बाद कम हो गया। वर्तमान में इसका प्रभाव बहुत कम है। अब हम बात करते हैं भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग।
महत्वपूर्ण जलमार्ग है, विश्व के महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग है, क्योंकि यहाँ विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जनसंख्या बसी हुई क्षेत्र में आती है। तो इसका जो विस्तार है, विस्तार की हम बात करेंगे, इसके अंदर प्रमुख रूप से जो भूमध्य सागर को हिंद महासागर से ये जोड़ता है और यूरोप के पश्चिमी भाग के देशों को भूमध्य सागर लाल सागर से होते हुए हिंद महासागर और सुदूर पूर्व तक जोड़ने का काम ये करते हैं। इस पर प्रमुख बंदरगाह जिस प्रकार हम बात करते हैं, अदन की बात करते हैं, मुंबई की बात हम करते हैं, हम पोर्ट सईद की बात हम करते हैं, पोर्ट सईद की बात करते हैं, कोलंबो की बात करते हैं, कोलंबो की बात करते हैं आदि, ये प्रमुख बंदरगाह इस भूमध्य सागर हिंद महासागर मार्ग के बीच में आते हैं। अदन, मुंबई, पोर्ट सईद, कोलंबो आदि बंदरगाह भूमध्य सागर हिंद महासागर के मार्ग में जलमार्ग में आते हैं। तो इस मार्ग का महत्व अधिक इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन के अंदर की बात करें, यूरोप के पश्चिमी भाग के विकसित देशों के द्वारा जो निर्मित सामान है, उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुएं जो है वो इस स्थान पर पहुंचा दी जाती है और आसानी से, और यहाँ से वापस लौटते समय ये यान क्या करते हैं, कपास की बात करेंगे, कच्चे तेल की बात हम करेंगे, चीनी की बात हम करेंगे, गन्ने की बात हम करेंगे, अन्य चीज़ें यहाँ से वापस यूरोप पहुंचाई जाती है। तो इसका अधिक महत्व इसीलिए है क्योंकि यूरोप को ये दक्षिणी एशिया की बात करेंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया तक इनकी पहुंच हो जाती है, और पश्चिमी एशिया की बात करेंगे, दक्षिणी पश्चिमी एशिया तक ये अपने वस्तुएं पहुंच जाती है। तो अब हम बात करेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अगला हम बात नंबर 6 बात कर रहे हैं जलमार्ग की, दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग। दक्षिणी अटलांटिक जो जलमार्ग है उसका अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि दक्षिणी अमेरिका का से संबंध किसका, पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। ये मार्ग क्या कर रहा है, पश्चिमी यूरोप को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। ब्राजील और अर्जेंटीना का जो आपसी व्यापार है वो इसी मार्ग के माध्यम से होता है। ब्राजील और अर्जेंटीना का जो व्यापार है वो इसी मार्ग से होता है। इसमें प्रमुख जो बंदरगाह आते हैं, पतन आते हैं, वो कौन से हैं, ब्यूनस आयर्स, सैंटोस, रियो डी जेनेरियो, या हम बात करेंगे लिवरपूल आदि। ये कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं जो कि दक्षिण अटलांटिक जल मार्ग के अंदर आते हैं। ब्यूनस आयर्स की बात की, सेंटोस की बात की, रियो डी जेनेरियो की बात की जो कि ब्राजील में है, और ये पृथ्वी सम्मेलन के लिए जाना जाता है। लिवरपूल की हमने बात कर ली है। तो ये कुछ, इसके अलावा लंदन की बात आप कर सकते हो। तो इस प्रकार जो दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग है इसका और अधिक महत्व हो जाता है क्योंकि प्रमुख बंदरगाह विश्व के इस स्थान के अंदर आते हैं और पश्चिमी यूरोप का संबंध दक्षिणी अमेरिका से आप इस करने में ये मार्ग अधिक अपना महत्व रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रशांत महासागर। नंबर 7 की बात कर रहे हैं, प्रशांत महासागर जलमार्ग। प्रशांत महासागर के इस जलमार्ग की हम बात करें तो सिएटल व सैन फ्रांसिस्को जैसे प्रमुख बंदरगाहों को ये किससे जोड़ता है, ये टोक्यो और याकोहामा से जोड़ने का काम ये
जलमार्ग करता है। यानी सिएटल और सैन फ्रांसिस्को जो कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है, और ये टोक्यो और योकोहामा जो जापान में की सीमा पर स्थित है, जापान में है, टोक्यो जापान की राजधानी है, इनको आपस में जोड़ने का काम ये कौन सा प्रशांत महासागरीय जल मार्ग। वर्तमान में इसका महत्व बहुत कम है क्योंकि वहाँ उस साइड में आपस में व्यापार सीमित मात्रा में होता है। तो इस प्रकार हमने कुल 7 प्रमुख जल मार्गों की बात की, और प्रमुख 7 जल मार्गों की बात की। सबसे पहले हमने उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग की बात की, जो कि क्या कर रहा है, पश्चिमी यूरोप को पूर्वी अमेरिका से जोड़ने का काम करता है। विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल मार्ग के बारे में उसे जानते हैं। इसके बाद हमने सवेज मार्ग की बात की कि सवेज मार्ग जो कि विश्व की 75% वस्तुओं का व्यापार इस क्षेत्र से होता है, इस नहर के माध्यम से होता है। प्रतिदिन यहाँ से 100 यान गुजरते हैं। इसके बाद हमने बात की पनामा नहर की कि पनामा नहर में 48 यान हमेशा गुजरते हैं डेली, और यहाँ इस सर्वाधिक लाभ अमेरिका को हुआ है, और 1 जनवरी 2000 से पनामा देश का अधिकार हो गया। जिस प्रकार सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किसने कर लिया था, मिस्र ने कर लिया था, उसी प्रकार पनामा नहर पर 1 जनवरी 2000 को राष्ट्रीयकरण पनामा देश का हो गया। इसके बाद हमने की कैप ऑफ गुड होप जलमार्ग की बात की, जिसका पश्चिमी अफ्रीका का व्यापार दक्षिणी अफ्रीका और जर्मन, ये अपने बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से होता है। फिर इसके बाद हमने बात की भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग की बात की, जो भूमध्य सागर लाल सागर से होते हुए क्या हिंद महासागर से ये जो व्यापार होता है पश्चिमी यूरोप का जो कि अपने दक्षिणी एशिया की बात आप करोगे, और दक्षिण एशिया से आगे तक इसका व्यापार चलता है। जिस प्रकार मुंबई बीच में मुख्य बंदरगाह आ गया, कोलंबो मुख्य बंदरगाह इसमें आ गया, ये कुछ बात है। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा हमने बात की कि दक्षिण अटलांटिक जलमार्ग की बात की। दक्षिण अटलांटिक जो कि पूर्वी पश्चिमी यूरोप को क्या कर रहा है, ये दक्षिण अमेरिका से जोड़ने का काम ये जलमार्ग कर रहा है। और इसके बाद हमने बात की है कि यहाँ प्रमुख बंदरगाह ब्यूनस आयर्स, सैंटोस, रियो डी जेनेरियो, लिवरपूल आदि प्रमुख बंदरगाह है। इसके अलावा 7 नंबर प्रशांत महासागरीय जलमार्ग की हमने बात की, जो कि क्या सिएटल और सैन फ्रांसिस्को को क्या कर रहा है, ये टोक्यो और योकोहामा से जोड़ने का काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे आंतरिक जल मार्ग। आंतरिक जल मार्गों की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोप की, कि यूरोप महाद्वीप के अंदर आंतरिक जल मार्ग अधिक सघन है। और सघन की बात आए, देश की जिक्र करें तो सर्वाधिक सघन आंतरिक जल मार्ग प्रणाली जो कहीं विकसित हुई है तो वो जर्मनी और फ्रांस में है। तो कहाँ अंतरस्तरीय जल मार्ग सघन प्रणाली कहाँ है, जर्मनी और फ्रांस में। जर्मनी और फ्रांस में, यानी जर्मनी का लगभग प्रतिशत व्यापार है वो कहाँ से, आंतरिक जल प्रणाली के माध्यम से ही संपन्न होता है। अब हम बात करते हैं उत्तरी सागर में गिरने वाली कुछ प्रमुख नदियां, जो कि सीन और एल्ब नदियां है। अब हम बात करते हैं राइन जल मार्ग। राइन जल मार्ग जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण, विश्व का सबसे अधिक व्यस्ततम जल मार्ग है। यानी आंतरिक जल मार्ग की बात कर रहे हैं, आंतरिक जल मार्गों में राइन जल मार्ग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी सबसे अधिक व्यस्त रहने वाला ये जल मार्ग है। इसके मुहाने पर नीदरलैंड व रोटरडैम स्थित है। इसके मुहाने पर नीदरलैंड में रोटरडैम स्थित है, और इसमें बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी तथा स्विट्जरलैंड सम्मिलित हैं। इसमें कौन कौन सम्मिलित हैं, तो बेल्जियम है, फ्रांस है, जर्मनी है तथा स्विट्जरलैंड इसमें सम्मिलित हैं। यह है राइन जल मार्ग। अब हम बात करते हैं यूरोप का दूसरा महत्वपूर्ण जल मार्ग, वोल्गा जल मार्ग। वोल्गा जल मार्ग की बात करेंगे तो ये जो वोल्गा जल मार्ग का जल जो है कैस्पियन सागर में गिरता है। यानी इस नहर प्रणाली का जो जल है वो वाहित होकर कहाँ, कैस्पियन सागर में गिरता है। इसके अंतर्गत 11,200 किलोमीटर
यानी यह नहर, वोल्गा नहर जल प्रणाली क्या कर रही है, 11,200 किलोमीटर नौगम्य की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। यानी नौकाओं को 11,200 किलोमीटर का जल मार्ग प्रदान कर रही है। ये इतना मार्ग इसको प्रदान कर रही है 11,200 किलोमीटर का। वोल्गा मास्को नहर इसे मास्को प्रदेश से जोड़ती है। यानी वोल्गा मास्को नहर इसे क्या करती है, मास्को प्रदेश से जोड़ती है। वोल्गा डोन नहर द्वारा यह जलमार्ग काला सागर से जुड़ा हुआ है। वोल्गा डॉन नहर द्वारा यह जलमार्ग काला सागर से जुड़ा हुआ है। इससे पहले हमने देखा कि वोल्गा मास्को नहर इस मास्को प्रदेश से जोड़ती है। यानी आपके सामने प्रश्न आ जाए कि वोल्गा जलमार्ग में मास्को प्रदेश से जोड़ने वाली कौन सी नहर है, तो वोल्गा मास्को नहर इसे क्या कर रही है, मास्को प्रदेश से जोड़ती है। वोल्गा डॉन नहर द्वारा यह जलमार्ग काला सागर से जुड़ा हुआ है। कील नहर, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कील नहर यह उत्तर सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कील नहर किन को जोड़ रही है, तो उत्तर सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं मैनचेस्टर नहर, ये ब्रिटेन में मैनचेस्टर एवं स्तंभ को जोड़ती है। मैनचेस्टर नहर क्या कर रही है, ये ब्रिटेन में मैनचेस्टर एवं स्तंभ को जोड़ती है। अब हम बात करते हैं गोटा नहर की। तो गोटा नहर स्वीडन में यह स्कॉटहम एवं गॉन्टेबर्ग के मध्य है। गोटा नहर है वो स्वीडन में स्कॉटहम एवं गॉन्टेबर्ग के मध्य स्थित है। मध्य स्टेलिन नहर की बात करेंगे, इसे डॉन वोल्गा नाम से भी जाना जाता है। स्टेलिन नहर को डॉन वोल्गा नहर के नाम से भी जाना जाता है। यह नहर भूतपूर्व सोवियत संघ, यानी जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था उस समय भूतपूर्व सोवियत संघ में ये रोस्तोव एवं स्टालिनग्राड को मिलाती थी। यानी भूतपूर्व सोवियत संघ के समय यह नहर स्टेलिन नहर जो है वो क्या करिए, रोस्तोव एवं स्टालिनग्राड को जोड़ने का काम करती थी। न्यू वाटरवे की बात करेंगे। न्यू वाटरवे नहर उत्तरी सागर एवं रोटरडम के बीच स्थित है। यानी न्यू वाटरवे उत्तरी सागर एवं रोटरडम को जोड़ती है। अब हम बात करेंगे उत्तरी सागर नहर उत्तरी सागर एवं एम्स्टर्डम को जोड़ने का काम उत्तरी सागर नहर करती है। उत्तरी सागर एवं एम्स्टर्डम को जोड़ने का काम करती है। राइन मैन डेन्यूब मार्ग की बात करेंगे। राइन मैन डेन्यूब मार्ग, राइन मैन डेन्यूब नदियों की सहायता से उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ा गया है। यानी राइन मैन डेन्यूब जो मार्ग है इसमें राइन नदी, डेन्यूब और मैन, इन नदियों की सहायता से उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ा गया है। नीदरलैंड में कुल माल परिवहन का 70% नौगम्य नहर के द्वारा ही होता है। यह नीदरलैंड का कुल माल परिवहन जो है का 70% क्या हो रहा है, आंतरिक जल परिवहन के माध्यम से ही, नौगम्य के माध्यम से ही संपन्न हो रहा है। जर्मनी का 30% नौगम्य नदियों के द्वारा ही होता है। यानी नीदरलैंड, प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए कि विश्व में सर्वाधिक व्यापार परिवहन किस जल परिवहन के द्वारा या आंतरिक जल परिवहन के द्वारा होता है, तो नीदरलैंड का होता है 70% और जर्मनी का 30% नौगम्य नदियों के द्वारा होता है। अब हम बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका का। ये उत्तरी अमेरिका जो कि महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग के रूप में जाना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं दो प्रमुख अंतःस्थलीय जलमार्ग उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दो प्रमुख अंतःस्थलीय जलमार्ग यहाँ स्थित है। तो नंबर 1 ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग। नंबर 1 क्या है, ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग, जो सभी सुविधाओं से युक्त ये समुद्री पतन की भांति है। इसमें सभी सुविधाएं यहाँ उपस्थित है, इसलिए समुद्री पतन की भांति है, इसलिए बड़े जलपोत यहाँ से आसानी से गुजर सकते हैं।
और ये उत्तरी भाग में स्थित अनोखा जलमार्ग है। ये उत्तरी भाग में स्थित क्या है? एक अनोखा जलमार्ग है। अतः बड़े समुद्री जहाज क्यूबेक के दक्षिण सेंट लॉरेंस जवार नदी मुख से होकर महाद्वीप के आंतरिक भाग में दूर तक चले जाते हैं। यानी इसमें बड़े समुद्री जहाज क्या क्यूबेक के दक्षिणी सेंट लॉरेंस के जवार नदी मुख से होकर के महाद्वीप के आंतरिक भाग में दूर तक ये माल को ले जाने में सक्षम है। अब हम बात कर रहे हैं आगे नंबर 2 जलमार्ग, मिसिसिपी जलमार्ग, जो कि उत्तरी अमेरिका का दूसरा महत्वपूर्ण नदी मार्ग है। मिसिसिपी जलमार्ग, आंतरिक जलमार्ग की हम बात कर रहे हैं। तो मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग यूएसए के आंतरिक भाग को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। मिसिसिपी जलमार्ग, मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग यूएसए के आंतरिक भाग को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं वेलेंड नहर। वेलेंड नहर जो है, वेलेंड नहर ईरी एवं ओंटारियो झीलों को जोड़ती है। बहुत बार इन झीलों से संबंधित प्रश्न आता है कि ईरी एवं ओंटारियो झीलों को कौन सी नहर जोड़ती है? तो वेलेंड नहर जोड़ती है। कौन सी नहर जोड़ती है? वेलेंड नहर जोड़ती है ईरी एवं ओंटारियो झील को जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर एवं हारून झील को जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर एवं हारून झील को जोड़ती है। ईरी झील है, ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। एक बार पुनः देखिएगा कि वेलेंड नहर है वो ईरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ती है। वेलेंड नहर ईरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर झील को हायूरन झील से जोड़ती है। और ईरी झील है वो ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। इस प्रकार हमने 2 महाद्वीपों की बात की। पहले हमने यूरोप महाद्वीप के अंदर आंतरिक जलमार्ग की बात की और फिर हमने उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग की बात की है।